बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के हम लेक्चर में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चैप्टर है और जिसके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं और इंशाल्लाह आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं आपका फिज़िक्स का टीचर सर इंजीनियर मोहम्मद उस्मान मुग़ल। ठीक हो गया जी। तो हम अपने आज इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, तो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हैं, लिहाजा इनको अच्छे तरीके से सुने। हर एमसीक्यू का अगले एमसीक्यू के साथ लिंक है, हर टॉपिक का अगले टॉपिक के साथ लिंक है, ठीक है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि आपके एमसीक्यूज़ कभी गलत ना हो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन में से ये एमसीक्यू उठाया गया है कि थर्मोडायनामिक्स मोस्टली डील्स विद मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ क्वालिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट, चेंज ऑफ स्टेट, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, अब हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सी बन रही है, देखें थर्मोडायनामिक्स में हम हीट की क्वांटिटी को भी पढ़ते हैं, चेंज ऑफ स्टेट को भी पढ़ते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, हम इंजन्स के बारे में भी पढ़ते हैं, जो हीट को हम मैकेनिकल वर्क में, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन जो बन रही है वो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। वैसे भी थर्म का मतलब क्या होता है, हीट, डायनामिक्स का मतलब है फ्लो, मोशन। तो हीट का फ्लो और हीट की कन्वर्जन फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसको थर्मोडायनामिक्स बोला जाता है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट इसके बाद रैंडम मोशन का मतलब है चरसी मोशन, बंग पी हुई है, ठीक है। तो चरसी मोशन जो होती है, जिस तरह कोई बंदा चरस है, सिगरेट पी रहा है, ठीक है, तो वो जब धुआं निकलता है, ऐसे फूंक मारते हैं, धुआं निकलता है, तो वो धुआं तुम देखते हो ऐसे बिखर जाता है, ठीक है। तो वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे उनकी रैंडम मोशन है वो। तो रैंडम मोशन को हम क्या नाम देते हैं, ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं। ये वो वाली ब्राउनी नहीं है जो आप खाते हैं, ब्राउनियन मोशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ, ये तो आपको पता है हीट एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है। अच्छा जी, उसके बाद डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर के ऊपर। और हम ये भी कहते हैं कि किसी भी जो बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बट हम फिलहाल अभी इसको याद रखते हैं, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, नेक्स्ट ये ओके हो गया। अच्छा, पांचवा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज अ फाइनाइट से मुराद है एक महदूद वॉल्यूम है ऑफ अ गैस कंसिस्ट ऑफ, कहते हैं आपके पास सपोज करें ये एक डब्बा है, डब्बे में केक, आगे आप मुझे समझ जाए, मैं हूं लाखों में एक है। अच्छा ये देखो, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस, इसके अंदर ना फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर हमने गैस फिल की हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर गैस फिल की है, कहते हैं इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्जर होंगे, या दोनों ही हो सकते हैं। तो याद रखिएगा इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम इनको काउंट भी नहीं कर सकते। कभी आपने घर में सिलेंडर में गैस भरवाई हो और आते साथ ही घर में सबसे पहले गैस के पार्टिकल निकाल के गिने हो, हैं कभी हुआ ऐसा? तो गैस के पार्टिकल्स को कैसे गिनोगे, क्या ख्याल है, ठीक है। तो लिहाजा ये बहुत ज्यादा नंबर पर मुश्तमिल होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, ठीक है। आगे फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आपने पोस्टुलेट्स पढ़े हुए हैं, उन पोस्टुलेट्स में से एमसीक्यूज हैं ये अगले वाले। कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, ठीक है जी, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, इनका जो साइज होता है, तो इसके लिए रूल है, मतलब इसके लिए जो है ना अपना क्या नाम है, मतलब इस थ्योरी के अंदर ये जो पोस्टुलेट्स हैं उसमें कहा गया है कि गैस के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ना उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, ये डिस्टेंस लार्जर होता है इनके साइजेस से। देखें इन दो एटम्स गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई ना कोई साइज होगा, तो कहता है इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो इनके साइजेस से बड़ा है, इसीलिए तो इनको हम इसीलिए हम गैस के पार्टिकल्स को पॉइंट पार्टिकल्स या पॉइंट मैस मानते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जिनका मैस, जिनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो उनके साइजेस से, साइज से मतलब इनके डायमीटर होगी ना, इसकी डायमीटर की कोई वैल्यू होगी, इसके भी डायमीटर की वैल्यू होगी। तो ये सपोज करें ये डायमीटर है जी, मैं कहता हूँ जी अपना
1 पिकोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर ये नैनोमीटर में भी हुआ तो नैनो जो है पिको से बड़ा है, तो ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के दरमियान का वो इनके साइजेस से बड़ा होना चाहिए, तो ये एक दूसरे के लिए पॉइंट बन जाएंगे। जिस तरह कोई चीज सपोज करें, एक दो दोस्त हैं, वो एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं, अब ये इधर ही खड़ा है, ये दूर जाई जा रहा है, तो इसके लिहाज से ये छोटा होता जाएगा, और मजे की बात इसके लिहाज से ये भी छोटा होता जाएगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान की दूरी बहुत बढ़ जाए तो वो एक दूसरे के लिए पॉइंट बन जाते हैं, जिसका सूरज आपको एक पॉइंट नजर आता है। चैप्टर नंबर 5 में भी ये बात बताई हुई है, सॉरी वो एंगुलर मोशन वाले में भी। खैर, तो सूरज है, ठीक है, स्टार्स हैं, अपना मून है, वो आपको पॉइंट की फॉर्म में क्यों नजर आते हैं? क्योंकि हमारे दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, वो एक दूसरे के लिए पॉइंट मैस बन जाते हैं, पॉइंट पार्टिकल्स बन जाते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। और चार्जेस के केस में पॉइंट चार्जेस बन जाते हैं, जो कि हम कूलम्स लॉ में भी पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुकाबले के मुताबिक साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो कोलिजन होती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है, और इसके अंदर फिर रूल क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी इनकी बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। ठीक हो गया। उसके बाद टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ये भी पोस्टुलेट है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो टाइम, कोलिजन का जो टाइम है वो बहुत कम टाइम होता है, टकराए साथ ही लिए, मतलब अलग अलग हो गए, तो नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टाइम बिटवीन द कोलिजन्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, फॉर द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अजम्पशंस आर स्ट्रिक्टली वैलिड। अच्छा, जितने भी अजम्पशंस हैं आप ये सारे के सारे किसके लिए बस वैलिड है? तो याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए हम पढ़ते हैं, रियल गैसेस के ऊपर नहीं है, ये आइडियल गैसेस के लिए। तो ये आपकी बुक से सारे एमसीक्यूज हैं, तो लिहाजा इनको अच्छे तरीके से कवर कर लें। उसके बाद द आइडियल गैस इक्वेशन इज, भाई किसको नहीं पता, पी वी इज इक्वल टू nRT। पी यहाँ पे प्रेशर है, वी यहाँ पे वॉल्यूम है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ, ये एन जो होती है रेशियो होती है नंबर ऑफ अपना सॉरी मैस और मोलर मैस। ठीक है। सो स्मॉल एम जो होता है ये मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस की रेशियो होती है। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये अगले बल्कि हम अगले एमसीक्यू में भी देखें, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके बराबर होते हैं, मैस और मोलर मैस। उसके बाद कैपिटल एम को मोलर मैस बोलते हैं ना, जो कंप्यूटर वाले हैं वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, तो ये याद रखें फार्मूला। उसके बाद तो ये पीवी इज इक्वल टू nRT, और n क्या है, मैस और मोलर मैस। इसके बाद द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो r है ना, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। सो इसका आंसर है अल्फा। उसके बाद ये जो आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी है ना, PV इज इक्वल टू nRT, याद रखें PV इज इक्वल टू nRT तो है। अच्छा, अगर मैं क्या काम करता हूं, P का N का एक और फार्मूला भी होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये भी एक फार्मूला होता है। अब जिसको नहीं पता वो जुबानी याद रखें। तो P जो स्मॉल n है वो मैस और मोलर मैस तो होता है, इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर भी होता है। ये मॉलिक्यूल्स के हिसाब से है, ये मॉलिक्यूलर मैस के हिसाब से है। ठीक है। तो अब PV इज इक्वल टू, ये मैं R और NA को एक साइड पे लिख देता हूँ, ये रेशो इन दोनों की जो रेशो है, और कैपिटल N और T को दूसरी साइड पे। ये जो R और NA है ना, इस रेशो को बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसको हम KB से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये है जनरल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है। तो अब ऑप्शन देखें कौन सी बन रही है, वो चार्ली ऑप्शन बन रही है। तो जनरल गैस इक्वेशन उसने बोला आइडियल गैस इक्वेशन बताएं इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसका फार्मूला है NKB इंटू T। ओके। तो ये मैंने आपको डेरिवेशन भी छोटी सी करके दिखा दी। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रूव दैट डिराइव द आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो आप इस तरीके से इसको डिराइव भी कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, फॉर अ रियल गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, कोई भी रियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस उस वक्त होती है अगर उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेग्लिजिबल हो। पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होने चाहिए। अब आप एक ऑप्शन ए ऑप्शन देखें, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग लिखा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होने चाहिए, तो ये ऑप्शन तो बन नहीं सकती। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होने चाहिए, करीब भी नहीं होने चाहिए, और टेम्परेचर उनका जीरो नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर थोड़ी सी वैल्यू रखनी चाहिए, हाई होना चाहिए। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। तो हमारे पास कोई भी रियल गैस आइडियल गैस बनती है जब हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। और एक और बात है, कोई भी रियल गैस आइडियल गैस उस वक्त बनती है, ये आपकी बुक में फॉर योर इन्फॉर्मेशन में भी लिखा है, इसको पैक कर लें और शापर को डबल कर लें कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर हर रियल गैस जो होती है वो बिहेव करना शुरू कर देती है एज एन आइडियल गैस। ठीक है।
लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, ये बड़ी मशहूर है, ये आपने लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं टॉपिक्स। सो दीज आर द एमसीक्यूज और ये इंपॉर्टेंट है, इनको अपने माइंड में रखें। आगे जो टॉपिक है उनकी डेप्थ में तो नहीं हम जा रहे, जो एमसीक्यूज के लिहाज से चीजें हैं उनकी डेप्थ में जरूर जाएंगे। आगे बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है जी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। किसी भी गैस के ऊपर आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उसका वॉल्यूम उतना ही कम होता जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन है, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बन रही है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये है चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स लॉ तो हमारे पास आंसर है अल्फा। यार ये तो बचपन वाली बातें हैं, इन पे तो नहीं अब टाइम लगाना। उसके बाद किसी भी गैस का याद रखिएगा, जिस तरह मैं आपको ऊपर बताया था कि टेम्परेचर का एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसी तरह टेम्परेचर का प्रेशर के साथ भी क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ और काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन, तो टेम्परेचर और प्रेशर का भी आपस में क्या रिलेशन बन गया फिर डायरेक्ट। मगर ये स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर होता है, हर वक्त ऐसा नहीं होता, ये भी याद रखें। तो आमतौर पे आइडियल गैस में हम यूं ही चला रहे हैं, अभी इसको फिलहाल ये देखें कि काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन बनेगी? प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये पी पोटेंशियल एनर्जी है। याद रखिएगा आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर की जाती है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कहीं पे पॉइंट लिख लीजिएगा। आइडियल गैस वो वाली गैस होगी जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लिजिबल लिया करेंगे। एक एमसीक्यू भी अभी हमने ऊपर देखा है। उसके बाद और ये आर ई, ये रोटेशनल एनर्जी लिखी है, तो ये तो इनकी हम गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर डिस्कशन नहीं करते इनको। द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अभी मैं आपको बता के आया हूँ, जो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये बराबर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर की रेशो। जब आर और एन ए की वैल्यू पुट करते हैं तो सोल्व करते हैं 1.38 × 10⁻⁻23 आता है और इसके यूनिट जो होते हैं जूल पर केल्विन होते हैं, ये याद रखें। ये भी वैल्यू आपकी बुक में भी लिखी है। दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होती हैं? टू बॉडीज आर इन थर्मल, नाम से पता चल रहा है थर्मल का मतलब सेम, थर्मल का मतलब हीट, इक्विलिब्रियम का मतलब सेम, मतलब इक्विलिब्रियम में आ गई। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में दो ऑब्जेक्ट्स उस वक्त होंगे अगर उनका टेम्परेचर सेम होगा और उनके दरमियान में कोई, जब टेम्परेचर ही सेम होगा तो उनके दरमियान में कोई हीट भी फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी ये एक बॉडी है ए, ठीक है, ये 10 केल्विन पे है, और एक बॉडी बी है, ठीक है जी, और ये भी 10 केल्विन पे है। बताओ हीट कहां से कहां पे फ्लो करेगी? ना इधर से इधर जाएगी ना इधर से इधर जाएगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर ही सेम है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, ये टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होता है और टेम्परेचर दो ऑब्जेक्ट्स का सेम होता है, तो उनके दरमियान में नो हीट फ्लोज। ठीक है, तो इसका मतलब तब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आती है। सो थर्मल इक्विलिब्रियम में कब आती हैं? व्हेन दे आर एट द सेम टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जोसेफ आइजैक्स लॉ विच रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट? जोसेफ आइजैक्स लॉ, जिस तरह बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा है, जोसेफ आइजैक्स लॉ जो है वो कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखें यहाँ पे इस ए ग्राफ में देखें प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है, ये बॉयल्स लॉ को शो कर रहा है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, ये चार्ल्स लॉ है। अच्छा, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि देखें प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसको हम बोलते हैं जोसेफ आइजैक्स लॉ बोलते हैं। ओके, सो हमारे इस एमसीक्यू का आंसर है 4। ये आपकी बुक्स में ग्राफ भी हैं, तो मैंने वो बुक से ही ग्राफ उठा के ये एमसीक्यू बनाया है। नेक्स्ट, ताकि आपकी चीज़ें भी रिवाइज हो जाए। कुछ एमसीक्यूज का मकसद ये भी होता है, वो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, मगर मकसद ये भी होता है कि आपकी कुछ चीज़ रिवाइज हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चीज़ें आपकी रिवाइज हो। आगे, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मेड इन थर्मल कॉन्टैक्ट हैविंग सेम टेम्परेचर देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर उनका टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर एनर्जीज हैं उनका सब का सम, यानी कि इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ये याद रखिएगा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है और ये नेग्लिजिबल होनी चाहिए आइडियल गैस में, दोबारा बता रहा हूँ। जबकि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त मोशन में भी होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी। हाँ, अगर आइडियल गैस है, ठीक है, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से आइडियल गैस के केस में अगर मैं बात करूं कि इसकी आइडियल गैस, तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने की वजह से इंटरनल एनर्जी जस्ट काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी। इसका मतलब आइडियल गैसेज में काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। आइडियल गैसेज में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फिर बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है डायरेक्ट, तो अब 3 MCQs गौर से सुनिएगा। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊं तो काइनेटिक एनर्जी भी गैस की बढ़ेगी और उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। ओके नाइस। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी और इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी। ये भी बात डन हो गई। अच्छा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी और इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। 3 MCQs हो गए, बैक करके सुनते जाइएगा। चौथा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये तो बात डन है कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। एक बात अब मेरी कान खोल के सुन लेना, जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका चेंज जीरो होता है। अब इसकी वजह क्या है भाई? सिंपल सी वजह देखें, एक चीज ही कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू आपस में सेम सेम होगी। तो चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल से। तो जब फाइनल भी सेम है, इनिशियल भी सेम है, तो वो काट ही जाएगी ना, दो सेम चीजें। तो दो सेम चीजों को सब्ट्रैक्ट करो, कट जाती हैं, तो जीरो आता है। तो याद रखिएगा, जब भी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। ये इंटरनल एनर्जी के बारे में नहीं है। इसी तरह टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी। इसीलिए तो हम बोलते थे कि एक्सेलरेशन जीरो होता है जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, क्योंकि एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी आता है। थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। ये कई ऐसे ढक्कन के मुंह वाले ना यहाँ पे जो सुन के कहते हैं हो ये तो हमने पहले पढ़ा था मगर अब दिमाग में आया। तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपने पहले पढ़ी होती हैं मगर आप उनको अच्छे तरीके से सोच नहीं रहे होते। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें ताकि, और कॉन्सेप्ट के साथ करें ताकि आप रटा ना मारें आगे। तो हमारे इस MCQ का आंसर बन गया। आप देखें, एक MCQ के चक्कर में अब हमने जितनी भी बातें पढ़ी ये सारी MCQs में आगे यूज हो जानी है अब। तो सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। उसके बाद यार ये हमें गलती से ये भी आ गया फिलहाल, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो सुन लो, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको बोलेंगे आइसोथर्मल। तो देखो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल है, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट ही होगी। तो इसका मतलब है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहता है तो इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी, ये याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। What happens to the internal energy of an object when its temperature decreases? तो मैं आपको भी बताया टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हो सकता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन फॉर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। ये पुरानी जो किताबें थी ना उनमें प्रूफ था। टेम्परेचर बराबर होता है 2/3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। ये इसको, ये जो साइन होता है ना लेस और ग्रेटर का, इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये एवरेज को शो करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। फिजिक्स में एवरेज किसी भी चीज के गिर्द लगाना हो ना, उसके गिर्द तो हम एवरेज लिखने की बजाय ये सिंबल लगा देते हैं। तो टेम्परेचर का एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था ना एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो बेसिकली इसका फार्मूला ये है। अच्छा, अब देखें 2/3 के किस किस में आ रहा है? ये A में और B में आ रहा है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², वो किस में आ रहा है? इसमें आता है। तो 2/3 के सिर्फ A में आ रहा है ना, तो अब देखें बाकी ना भी अगर देखें तो 2/3 के एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये फार्मूला इसका बनता है। ये जुबानी अब याद भी रख लें, ये आपको MCQs में काम आएगा, ओके। इसके बाद द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ पीस ऑफ लेड व्हेन बीटन बाय अ हैमर। कहता है जब आप क्या काम करेंगे, लेड के किसी पीस को हैमर के थोड़ी के साथ ठा करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है आप उसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अपने दो हाथों को ऐसे ऐसे रब करो, ठीक है, आजकल तो गर्मी है वैसे ही ना करना, ठीक है, और गर्मी लगेगी तो क्या होगा, जब इनको रब करेंगे तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आ गया दोबारा। इंटरनल एनर्जी बिल्कुल इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, साइड ब्लॉक्स में आपकी बुक में लिखा हुआ है। और याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी जो होती है इट इज अ स्टेट फंक्शन, इसको स्टेट फंक्शन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि ये पाथ के ऊपर डिपेंड है,
नहीं करती। इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बुक में ग्राफ भी बना होगा कि 2-3 पाथ हैं, डिफरेंट पाथ हैं, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो इंटरनल एनर्जी उनकी सेम होगी, पाथ की बूथी जैसी मर्जी हो। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो, सो अपना द अमाउंट ऑफ, अच्छा ये दोबारा 1 मिनट, तो यहां तक तो बात क्लियर होगी कि इंटरनल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से सिमिलर क्यों है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी हम पढ़ते थे कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, अगर आपको याद हो, इसमें भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता वर्क डन, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता था, तो उस लिहाज से हम बोलते हैं कि ये मिलती जुलती शक्ल है उसे। उसके बाद कहते हैं जब किसी सिस्टम में आप हीट को एंटर करते हैं, तो मुझे जब किसी सिस्टम में हीट एंटर करते हैं तो टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। हाय ओके, आगे सो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, अभी मैंने बताया इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, तो बोथ ए एंड सी, और पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होती है। लिख लो ये पॉइंट कहीं पर। नेक्स्ट, इफ P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, देन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो भाई वर्क डन का फार्मूला थर्मोडायनेमिक्स में देखें, एक फार्मूला आपने पढ़ा था डायनामिक्स में अकेला, वो जिसमें W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। इन थर्मोडायनामिक्स वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो जारी बात है फिर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगा, वर्क, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉल। तो पहले तो ये बात याद रखें कि जो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम इट इज इक्वल टू वर्क डन, और ये वर्क डन किस में है, थर्मोडायनामिक्स में है। नेक्स्ट, वर्क, ये 4 कन्वेंशन है जो कि आपकी बुक में लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर सिस्टम में हीट एंटर हो रही होगी तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर सिस्टम में से हीट रिजेक्ट हो रही होगी, बाहर को निकल रही होगी, तो उसको माइनस लिया जाएगा। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा होगा इट इज टेकन एज नेगेटिव, अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा होगा इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये 4 कन्वेंशन हैं। हीट में नेगेटिव का साइन उस वक्त आएगा जब रिजेक्ट हो रही होगी, और पॉजिटिव जब ऐड हो रही होगी। इसी तरह सिस्टम खुद काम कर रहा होगा तो पॉजिटिव, सिस्टम के ऊपर काम करोगे तो नेगेटिव। आप खुद को किसी को चपेट मार रहे हो, तुम कहोगे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तुम्हें चपेट मारेगा तो वो तुम्हारे लिए नेगेटिव चीज हो जाएगी। तो इसी तरह कोई सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल वर्क होगा तो वो नेगेटिव कंसीडर होगा। तो ये कन्वेंशन याद रखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आगे आने वाले हैं। तो ये देखो वर्क डन बाय द सिस्टम, अब इधर कन्वेंशन में देखो बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, पॉजिटिव है यार, अच्छी चीज है, खुद चपेट मार रहे हो। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब तुम्हारे ऊपर ही वर्क हो गया, तुम्हें चपेट बज गई, तो वो तुमने क्या ले लेनी है, नेगेटिव। हीट एडिड टू अ सिस्टम, पॉजिटिव, अच्छी बात है, आने दो। हीट रिमूव, क्यों जाने दो, ये तो दुख होगा, तो जाएगी हीट तो रोगे, आएगी तो खुश होगे, तो कभी खुशी कभी गम, वो भी एकदम। ठीक है, आगे आ जाए। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो कहता है बताओ वर्क डन क्या होगा। हाय देखो आया ना ऊपर, अभी बता के आया था, ऊपर बता के आया, तुम्हारी कसम भाई। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, तो जब चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V की जगह पे 0, तो वर्क डन विल बी 0। तो 37 MCQ का आंसर वर्क डन विल बी आंडा। आगे ऐसा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो अभी पढ़ा W इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, ज्याउल, तो इसका यूनिट भी क्या बन जाएगा, ज्याउल। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, ये बड़े बंबू एमसीक्यू है। व्हेन द सिस्टम इज एक्सपेंडेड, सिस्टम एक्सपेंड हुआ है बाय एडिंग हीट एनर्जी, सिस्टम में हीट ऐड की और सिस्टम एक्सपेंड हो गया, यानी ये एक सिस्टम था, इसके अंदर आपने हीट ऐड की, इसके ऊपर पिस्टन पड़ा हुआ था, कहीं ऊपर को उठ गया, एक्सपेंड हो गया, तो वर्क डन अब क्या लिया जाएगा इस बार, तो ऑब्वियसली देखें मेरी बात सुनो, वर्क डन, अब देखें जब आपने हीट ऐड की तो इसके अंदर जो गैस थी वो क्या काम करेगी, वो पिस्टन को ऊपर को उठा रही है, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है, और सिस्टम का वर्क पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा एंड बाय द सिस्टम होगा। सो आवर बेस्ट आंसर इज पॉजिटिव एंड बाय द सिस्टम। सिस्टम पिस्टन को कह रहा है चल लो उठो तेन, ठीक हो गया। लो जी, इसके बाद है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यूज मैंने बड़ी तरतीब से, बड़े प्यार से, बड़े pppmold.com में लगाए हैं ताकि बिल्कुल समझना है, ठीक है। अच्छा चलो, कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एमसीक्यूज तक आपके काम आने, एमसीक्यूज कह रहा हूँ, एंट्री टेस्ट तक आपके काम आने ये एमसीक्यूज, ये इतना इंपॉर्टेंट है। जब एंट्री टेस्ट भी होना है ना, तो जो बच्चे तो एंट्री टेस्ट वाले देख रहे हैं वो तो समझ जाएंगे, जब आप लोगों ने एंट्री टेस्ट देना है तो आपने ये वीडियो दोबारा निकाल के ढूंढनी है कि यार वो बातें वहाँ पे हुई हैं हमारी, ठीक है।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आपकी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के भी एमसीक्यूज क्लियर है, पास पेपर्स के एमसीक्यूज भी क्लियर है, एंट्री टेस्ट के पास पेपरों के एमसीक्यूज भी क्लियर है। एवं नहीं मेहनत कर रहे थे तो इतनी तुम्हारे लिए भाई, ठीक है। तो तुम इसके चक्कर में जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया करो, वीडियो को प्रॉपर सुना करो, ठीक है, लाइक भी किया करो, अच्छा अच्छा कमेंट भी कोई कर दिया करो और कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया करो, ठीक है। अच्छा आगे कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड अपॉन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटली एनर्जी से डील करता है, तो एनर्जी आता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कोई है ना, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। ये कि हम जितने भी किसी सिस्टम में हीट ऐड करते हैं वो हीट दो काम करती है, एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देती है, प्लस दूसरा सिस्टम से वर्क, उस सिस्टम से वर्क भी करवाती है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम और इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसके बाद द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और कांस्टेंट टेम्परेचर उसी वक्त रहता है जब हम सिस्टम में से हीट ऐड या रिमूव करके उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं जबरदस्ती, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोला जाता है? आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक बात याद रखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इट इज अंडरस्टूड कि इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, एंड इट इज अंडरस्टूड जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। सो जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा तो चलो जरा मुझे खुद ही बता दो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कोई है ना, Q इज इक्वल टू डेल्टा U जमा W। ये तो नॉर्मल केस में है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मगर आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U तो जीरो होता है, तो Q इज इक्वल टू जीरो जमा W। तो यहां से पता चला कि आइसोथर्मल प्रोसेस में Q इज इक्वल टू W होता है। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस Q इज इक्वल टू W। तो फर्स्ट ये अगला एमसीक्यू भी यही है 43 वाला, चाह करो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कोई बताओ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो Q इज इक्वल टू W। अब की बार अब ऊपर वाली ना लगा देना, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरल फॉर्म पूछी थी, ये स्पेशल उसकी एप्लीकेशन में से पूछ ली गई आइसोथर्मल प्रोसेस में से। उसके बाद द प्रोसेस इन विच नो हीट एडिड और रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, तो याद रखिएगा ऐसा प्रोसेस जिसमें ना कोई हीट एंटर होती है ना लीव करती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अच्छा अब अगली बात, अब Q जीरो है, जनरल इक्वेशन बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। Q इज इक्वल टू डेल्टा U जमा W। अब Q ही जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा U जमा W। यहां से दो आंसर बनेंगे, माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस W, या डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। दोनों बन सकते हैं यहां से, या बन सकता है डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। तो एक ये भी बन सकता है, एक ये भी बन सकता है। ये दोनों एमसीक्यू यहां से बन सकते हैं। इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में W माइनस डेल्टा U के बराबर भी हो सकता है, या डेल्टा U माइनस W के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में यूं बनेगी या शूं बनेगी। अच्छा एक और अब मजे की बात है, एडियाबैटिक प्रोसेस में भी दो तरह की चीजें आती हैं, सुनना। जिस फार्मूले, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। 80% लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं होता जो तुम्हें बताने लगा, सुन लेना गौर से, ठीक है। जब माइनस का साइन है इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी कब डिक्रीज करती है? जब सिस्टम वर्क करता है या जब आप सिस्टम पे वर्क करते हैं। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कब करती है? चलो, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर कब डिक्रीज करेगा? जब आप पिस्टन को, किसी सिलेंडर में गैस फिल की हुई है और आप पिस्टन को एकदम ऊपर को खींचेंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर देगी, टेम्परेचर डिक्रीज कर देगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर देगी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगा फिर, ठीक है। अच्छा भाई, जब एक चीज डिक्रीज कर रही हो तो उसका चेंज नेगेटिव में ही आता है, जब कोई चीज इंक्रीज कर रही हो तो उसका चेंज पॉजिटिव में आता है, ठीक है। अब डेल्टा U के साथ नेगेटिव का साइन है, और यार आसान चीज बताऊं तो इस वक्त W के साथ क्या होगा? प्लस होगा। तो मुझे बताओ वर्क डन प्लस में कब आता है? जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और जब सिस्टम यानी गैस खुद वर्क करेगी तो पिस्टन को ऊपर को उठाएगी, इसका मतलब एक्सपेंशन होगी। तो इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन दिस रिलेशन इज वैलिड। और मजे की बात, जब एक्सपेंशन होती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज कर जाती है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ देखो नेगेटिव का साइन ही है। दोनों एंगल से आप देख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी है। तो इसको बोलते हैं, जिसमें डेल्टा U के साथ माइनस का साइन हो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन,
और देखें इसमें W के साथ माइनस का साइन है और डेल्टा U के साथ प्लस का साइन है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, तो वो क्या लिया जाएगा, फिर नेगेटिव लिया जाएगा। इसका मतलब अब की बार कंप्रेशन हो रही है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में डेल्टा U के साथ प्लस होगा, एक्सपेंशन में डेल्टा U के साथ माइनस होगा। आओ अब इधर, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे एमसीक्यूज कितने कितने होने लगे हैं। तो पहली तो बात, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ना तो हीट एंटर होती है ना लीव करती है। इसलिए तो बोलते हैं कि इस प्रोसेस में जो कंटेनर होता है ना, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो इंसुलेटिंग मीडियम की होती हैं, ना तो कोई हीट ऐड होती है ना लीव करती है, बस सिर्फ पिस्टन को हम ऊपर या नीचे मूव करवा के कंप्रेशन या एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता था, वॉल्स जो होती हैं वो कंडक्टिंग होती हैं और इजीली हम हीट को एंटर और रिमूव करवा के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखते थे। आगे क्लाउड फॉर्मेशन किसकी एग्जांपल है, देखें जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता ना, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा वो एडियाबैटिक है, ठीक है। अच्छा तो अब मेरी बात सुनो, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं क्लाउड, जब बादल बनते हैं तो जाहिर बात है वो बनते ही टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। इसका मतलब है कि एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल में आता है क्लाउड फॉर्मेशन। और ये जो आपने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा है और एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा है, याद रखिएगा इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता था, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन ये थी। जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन है PV की पावर गामा सारे गामा रे गामा रे सारे गामा रे गामा, गैमा आता है यहाँ पे। और ये जो गैमा होता है इसको मोलर स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। इट इज रेशियो ऑफ CP ओवर CV, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये रेशियो होती है गैमा, ठीक है। इसका भी आपने पढ़ा हुआ है। तो लो जी अगला MCQ क्या है कि PV की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो बताओ यहाँ पे गैमा क्या है, तो गैमा क्या है CP ओवर CV, सो योर आंसर इज चार्ली। उसके बाद आगे एडियाबैटिक प्रोसेस बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए। तो अभी मैं आपको बता के आया हूँ ये दोनों ऑप्शन बन सकती हैं, बताया ना ऊपर, तो देखो मजा आया ना, तो मे भी बोथ एंड भी। आगे ये वाला जो रिलेशन अभी बताया डेल्टा U के साथ प्लस का साइन होगा, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कंप्रेशन हो रही है, तो इसको बोलेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। नेगेटिव का साइन है इंटरनल एनर्जी के साथ डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कब होगा, जब पिस्टन ऊपर को उठाओगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। लो जी इसके बाद अब एक और आया है आपके लिए, द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस उसको बोलते हैं द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो चलो अब मुझे बताओ Q इज इक्वल टू था डेल्टा U जमा W। अब मजे की बात, मैं इस W की जगह पे P डेल्टा V भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। अब बताओ जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, तो जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो इस इक्वेशन में डेल्टा V की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U नहीं आ जाएगा। इसका मतलब है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ये Q के साथ V से लगा रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम को शो करने के लिए, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, किस पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस की में हमारी जो हीट होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही होती है, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U आता है ओनली। सो ये हमारे पास सॉरी Q इज इक्वल डेल्टा U, तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक क्या होता है, ऐसा प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो चलो अब जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक। बैरिक में बार का वर्ड आ रहा है, बार प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U जमा P डेल्टा V, यही इक्वेशन है ना, वो W की जगह P डेल्टा V। अब देखिए P कांस्टेंट है तो डेल्टा P जीरो होगा। मजे की बात है यहाँ पे डेल्टा P तो है ही नहीं है। अब कई कहेंगे सर जी डेल्टा शुरू में ले आए, चपाटे खाने हैं P के आए हो, ऐसे नहीं कर सकते भाई, डेल्टा V के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे P तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये चीज तो चेंज नहीं होगी, तो डेल्टा U वैसे चेंज नहीं हो रहा, तो हमारी ये इक्वेशन एज इट इज रहती है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका एक्सप्रेशन वैसा ही रहेगा। उसके बाद याद रखिएगा जो प्रोसेस स्लोली होता है वो एडियाबैटिक है, और जो रैपिड होता है क्योंकि उसमें एकदम टेम्परेचर में चेंज आएगा ना, स्लो में तो बैलेंसिंग हो जाती है। किसी भी गैस को कंप्रेस करें स्लोली या एक्सपेंड करें स्लोली तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने की कंडीशन हो सकती है, तो इसलिए स्लो प्रोसेस एडियाबैटिक है। और रैपिड चेंज जब भी आएगा, जैसे गाड़ी का टायर फटता है तो एकदम टेम्परेचर में चेंज आता है, एयर में एकदम टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस है।
तो इसी तरह जब गैस को कंप्रेस या एक्सपेंड करते हैं, एडियाबैटिक चेंज अकर्स व्हेन द गैस एक्सपेंड्स और कंप्रेस्ड रैपिडली, ठीक है। और अगर यहां पे होता आइसोथर्मल तो वो क्या होना था, फिर स्लोली आना था। इसके बाद लो जी, ये एक एमसीक्यू है 54, ये बड़ा बंबू है। कहता है इफ हीट एनर्जी ऑफ 100 जूल इज रिलीज्ड, ले जी Q इज इक्वल टू -100 जूल आएगा क्योंकि हीट रिलीज हो गई है फ्रॉम द सिस्टम, एंड 200 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑल्सो टेकन एज नेगेटिव 200 जूल। तो कहता है बताएं डेल्टा U किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी। तो अब मेरी बात सुनो, अबे ओ भाई लोगों, Q इज इक्वल टू डेल्टा U जमा W, तो Q कितना है -100 इज इक्वल टू डेल्टा U -200, माइनस का 200 तो जाएगा प्लस का 200, 200 में से 100 निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ 100 बचेगा, तो योर आंसर इज 100 जाओ। ओके नाइस, सो हमारे पास आंसर बन गया पॉजिटिव 100 जाओ, ठीक है, प्लस का आएगा साइन। इसके बाद विच रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस, जब हीट ही ऐड नहीं होती तो फिर अब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे सवाल पूछता है कि कैसे एंट्रोपी, कैसे भाई देखो एंट्रोपी आगे जाके हम अभी पढ़ेंगे, ये बराबर होती है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर T। तो जब सिस्टम में हीट ही ऐड नहीं हो रही और रिमूव नहीं रह रही, इसका मतलब ये हीट का चेंज कांस्टेंट है, तो ये डेल्टा एस भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो हीट के इन टर्म्स में हम एंट्रोपी को कांस्टेंट कहते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने देखा था डेल्टा Q 0 था, Q कांस्टेंट होता है, हीट ना तो ऐड हो रही है ना रिमूव, तो Q कांस्टेंट है। तो जब Q कांस्टेंट है तो एंट्रोपी भी कांस्टेंट कंसीडर होती है, इस केस में हम इसको कह सकते हैं कि इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। उसके बाद ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तीनों, ठीक है जी, जिसके एमसीक्यूज दिए गए हैं। पहला रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से पता चल रहा है ऐसा प्रोसेस जो कि रिवर्स किया जा सकता है और अपने सिस्टम सराउंडिंग्स में विदाउट लिविंग एनी चेंज इन इट सराउंडिंग। आपकी बुक की लाइन है एग्जैक्ट वही एमसीक्यू उठाया। उसके बाद विच प्रोसेस इज स्लो एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज। रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्स किया जा सकता है, वो एक ही कंडीशन, वो कुछ कंडीशन है जिसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि प्रोसेस जो है उसको स्लोली परफॉर्म करना है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसको रखना है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस किया ये भी, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज या ज्यादा एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपने बुक में पढ़ा है, आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ इस टॉपिक के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एक्सप्लोजन ऑल दीज आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। कभी देखा हो बम फटा हो किस जगह पर, जाके टोटे इकट्ठे करके दोबारा बम बना लो, भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो, झूले लाल हो गया है, पैसे पूरे हो गए हैं। आगे, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यानी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है, ऑब्वियसली उसको हम इंजन बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। और हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी हमेशा होती है आउटपुट ओवर इनपुट। तो वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय, जो देखें जो इंजन होता है, अगर आपको याद हो, इसमें एक होता है HTR, ठीक है, हीट इंजन में एक साइड पर यहाँ पे होता है LDR, ठीक है, और यहाँ पे होता है वर्किंग सब्सटेंस, और यहाँ पे होता है हमारे पास आउटपुट वर्क। अब हम लेते हैं तो इधर से क्या होता है कि HTR से हीट आती है, उसको हम Q1 लेते हैं, कुछ हीट LDR में जाती है, हीट रिजेक्ट होती है और बाकी सिस्टम में वर्क डन होता है। तो इसका मतलब जो आपकी आने वाली हीट है वो दो काम करती है, वर्क डन प्लस किस में कन्वर्ट हो जाती है, Q2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप जो भी हीट अप्लाई करते हैं वो सिस्टम में वो दो हिस्सों में कन्वर्ट होती है, वर्क डन में और बाकी रिजेक्टेड हीट में, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो होती है, तो इसका मतलब इस डायग्राम में Q1 इज इनपुट, व्हाट इज आउटपुट, Q2 इज नॉट आउटपुट, Q2 तो रिजेक्टेड हीट है, तो आउटपुट यहाँ पे W है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब हम आउटपुट और इनपुट की बात करेंगे तो आउटपुट पे वर्क आएगा, इनपुट पे हीट आएगी। तो एफिशिएंसी जो होती है कार्नट इंजन की या किसी हीट इंजन की, वो W ओवर Q1 होती है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है W ओवर Q1, ठीक है, आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट हीट। सो वर्क आउटपुट हीट इनपुट, सो योर आंसर इज अल्फा। वेरी बंबू एमसीक्यू, ठीक है। और फिर एक और बात भी यहां पर आप देखें, इस इक्वेशन में क्या मैं यूं भी कह सकता हूं कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, बिल्कुल कह सकता हूं ना, Q2 उधर जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन में W की वैल्यू पुट कर दूं, मतलब फार्मूला पुट कर दूं, सॉरी वैल्यू नहीं, तो ये क्या बनेगा, तो एफिशिएंसी बराबर आ जाएगी Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो ये भी एफिशिएंसी का फार्मूला है, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। इसी को तो सोल्व करके बाद में हम लिखते थे 1 माइनस Q2 ओवर Q1, और इसी को तो बाद में हम Q और हीट और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए फिर हम T2 ओवर T1 भी बोल देते थे। तो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नट इंजन,
का एक और फार्मूला भी बन जाता था 1 माइनस T2/T1, क्योंकि हीट और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। तो Q2 की जगह T2 और Q1 की जगह T1, ये आ गया। और ये जो T2 होता है इसको हम बोलते हैं LDR का टेम्परेचर, इसको सिंक बोला जाता है, LDR को सिंक भी बोला जाता है। और HDR का टेम्परेचर था T1, इसको हम सोर्स भी बोलते हैं। तो HDR और LDR की जगह पर कभी कभी सोर्स एंड सिंक भी लिखा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स और टेम्परेचर ऑफ द सिंक के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये जो बातें मैं आपको एमएस शुगल में बता देता हूँ ना, इनके बड़े आगे लिंक होते हैं। अब आओ जरा देखो, तुम्हारी टिंड लाल होती है, ये देखो। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट कैन नॉट, अच्छा सेकंड लॉ कहता है हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करेगी। तो हीट कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट की तरफ नहीं जाएगी विदाउट एक्सटर्नल वर्क। एक कंडीशन में जा सकती है, अगर हम एक्सटर्नल वर्क खुद करें, और उसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, अगला टॉपिक आएगा। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल वर्क कर देंगे फिर तो मजबूरी बन गई ना कि हीट कोल्ड से हॉट में भी जाएगी। आगे, अ हीट इंजन इज मेड साइक्लिक टू प्रोवाइड कंटिन्यू सप्लाई ऑफ हीट, आपकी बुक की लाइन है, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ वर्क डन, ठीक है, ताकि वर्क कंटिन्यूसली सप्लाई होता रहे। उसके बाद इन हीट इंजन द हीट इज सप्लाइड थ्रू हॉट रेजरवायर, जिसको हम सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जनरेटर ना कहीं पे लगा देना, तुम समझो सोर्स भी, जनरेटर भी तो सोर्स होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी का है। आगे, कार्नट थ्योरम और रेफ्रिजरेटर। अच्छा, अब कार्नट थ्योरम में कार्नट इंजन मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन होता है, हाईएस्ट एफिशिएंट इंजन इज कार्नट इंजन। तो पहला एमसीक्यू क्या है, विच इंजन हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी, कार्नट इंजन। और ये आइडियल इंजन है, और इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस एक आइडियल गैस इस्तेमाल होती है, ये याद रखिएगा। सादी कार्नट ने 1840 में इस इंजन को डिस्क्राइब किया था। तो इसमें हर प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल। इसका जो ओवरऑल जब हम ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, तो वो कुछ यूं, फिर शूं, फिर यूं, फिर था, ठीक है। तो इधर आ, ये देखो ऐसे। तो ये बच्चों प्यारा सा ग्राफ बनता था पी और वी का, ठीक है, यूं करके। तो ये चार प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते थे, अगर आपको याद हो। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्स बैक करके ना वीडियो को सुन लीजिएगा, चारों प्रोसेसेस। अब कई दफ़ा ऐसा भी होता है, वो पूछ लेता है कि भाई ये ए प्रोसेस है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बताओ इस पीवी ग्राफ में कौन सा पोर्शन एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो एक तो आपने पढ़ा हुआ कि एडियाबैट, जो आइसोथर्मल और एडियाबैट है, उसमें फर्क ये होता है कि जो आइसोथर्मल होती है वो तो नॉर्मल है ना, ऐसे। जो एडियाबैट होता है वो ज्यादा स्टीपर होता है, तो एडियाबैट इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल। तो ज्यादा देखें, अब ये वाली चीज है नॉर्मल, तो ये तो हो गई आइसोथर्मल। जो ज्यादा स्टीपर है ये होगी एडियाबैटिक। अब मजे की बात, जब एरो बाहर को है, ये एरो बाहर को है, ये देखें यहाँ से, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज कब करता है, जब एक्सपेंशन होती है। तो ए और बी हिस्से में एक्सपेंशन हो रही है जब एरो इधर को जा रहा है, और सी और डी हिस्से में कंप्रेशन हो रही है जब एरो अंदर को जा रहा है, उधर को, जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है। खैर अभी यहाँ भी इतनी जरूरत नहीं थी इसकी। तो इन कार्नट इंजन ईच प्रोसेस इज रिवर्सिबल। आगे, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज डिक्रीज, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नट इंजन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, अभी मैं आपको ऊपर बता के आया कि एफिशिएंसी जो है 1 माइनस T2/T1 है, या हम यूं भी कहते हैं T1 माइनस T2/T1। अच्छा, अब उसने कहा है सिंक का टेम्परेचर, सिंक किसको बोलते हैं, T2 को। तो चलो ये लो, अब देखो, अगर मैं इस T2 को डिक्रीज कर दूं तो ये जो ओवरऑल डिफरेंस है ये इंक्रीज कर जाएगा। देखो ना, T1 की सपोज करो वैल्यू 100, T2 की वैल्यू थी 50, डिफरेंस आ रहा था 50। तुमने T1 को 100 ही रहने दिया, T2 को 40 कर दिया, डिफरेंस कितना आएगा 60। T2 को डिक्रीज करके 30 कर दो, डिफरेंस कितना आएगा 7। तो ओवरऑल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है। तो जब ये डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो एफिशिएंसी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज करने पे एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। अंडरलाइन कर लो, बड़ा बंबू था। कार्नट साइकिल में कितने साइकिल होते हैं बताओ, 4 बताया भी मैंने, 4 स्टेप्स होते हैं, उनके नाम भी बताए ऊपर। आगे बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी अगर एक कार्नट इंजन इन टेम्परेचर्स पर ऑपरेट कर रहा है। एक जो टेम्परेचर लो है वो सिंक का है, वो T2 है, जो हाई है वो सोर्स का है, वो T1 है। तो भाई एफिशिएंसी के इस फार्मूले में पुट करो, टेम्परेचर को पहले केल्विन में कन्वर्ट करना, 273 ऐड करके इधर पुट करके देख लेना जो आंसर आएगा। अच्छा, इस फार्मूले में जब पुट करेंगे फ्रैक्शन में आंसर आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाइएगा क्योंकि उसने परसेंटेज में पूछा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को बैक करके सुन लें, आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बोला हूँ। दोबारा से सुन लें, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे पहले, यहाँ पे T2 और T1 की वैल्यू पुट कर दो, फिर बात खत्म। जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना, क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। आगे, इन कार्नट इंजन
इंटरनल एनर्जी, भाई कार्नट इंजन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम अपनी असल स्टेट में वापस आ गया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सो रिमेन्स कांस्टेंट। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। उसके बाद कहते हैं बताओ एफिशिएंसी 100% कब आएगी। एक ही सूरत में 100% आ सकती है। देखो परसेंटेज एफिशिएंसी जो होती है ना, इसका फार्मूला होगा यूं 1 - T2/T1 पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, ये होगी परसेंटेज एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा अब बताओ इधर ये 100% कब आएगा, एक ही सूरत में आएगा अगर ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाए। अच्छा ये जीरो कैसे हो सकता है, ये जीरो एक ही कंडीशन में हो सकता है अगर T2 0 केल्विन हो, ये याद रखिएगा, ऐसा यूनिट 0 केल्विन होता है ना, अगर T2 0 केल्विन होगा। अब बाकी ऑप्शंस नहीं है अभी, जिसका आंसर 0 केल्विन है, ये 0 सेल्सियस आपको पता है वैल्यू जब इसमें ऐड करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, 0 नहीं आएगी, 0 फ़ारेनहाइट में 0 नहीं आता, तो ये याद रखिएगा ऐसा यूनिट केल्विन होता है ना टेम्परेचर का, तो हम ऐसा यूनिट ही पुट करेंगे। तो 0 केल्विन के ऊपर T2 जब 0 होगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, सॉरी T2 0 होगा तो T2 0/T1 0, 1 - 0 1, 1 × 100 100%। तो एफिशिएंसी एक ही सूरत में 100% आती है जब T2 यानी कि सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर होता है, तो ये बराबर ऑप्शन बनती है। आगे ऑल कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टू सेम टेम्परेचर, अगर हर कहते हैं जितने भी कार्नट इंजन है अगर उनके ऑपरेटिंग टेम्परेचर सेम है, यानी T1 एंड T2 सेम है, तो जाहिर बात है अगर उनके टेम्परेचर सेम है तो एफिशिएंसी भी सेम आएगी, क्योंकि कार्नट इंजन की एफिशिएंसी में आप देख लें इन T2 और T1 के अलावा कोई चीज नहीं है। इसका मतलब ना तो ये वर्किंग ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। सो एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम एफिशिएंसी आएगी। ले जी कहते हैं कार्नट इंजन है उसका 500 केल्विन टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर रेजरवायर है और उसके बाद लो टेम्परेचर रेजरवायर जो है ना वो T2 है। कहते हैं एफिशिएंसी बताओ, तो वही फार्मूला 1 - T2 कितना है 300, T1 कितना है 500 × 100 करके देख लो भाई, जो ऑप्शन आएगा वो आंसर बना लेना, ठीक है, वेरी सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट MCQ क्या है, कहते हैं जी अ हीट इंजन हैज एन एफिशिएंसी दिस, यानी ले जी एफिशिएंसी दे दी है आपको 30%, तो ये फ्रैक्शन में बनेगी 100 से इसको डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन में बनेगी 0.3। कहते हैं इट एब्जॉर्ब 200 जूल ऑफ हीट, Q = 2000 जूल हीट एब्जॉर्ब की है उसने। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं आता, वो ये इंजन है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बस हम यूज करते थे। तो कहते हैं आउटपुट वर्क क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैं आपको ऊपर एफिशिएंसी का एक फार्मूला बता के आया था, जाके देख लो, वर्क ओवर Q1, ये इनपुट हीट ही है ना तो Q1 ही होगी। तो अब देखो हमने वर्क निकाला, तो वर्क बराबर आएगा एफिशिएंसी इंटू Q1। एफिशिएंसी कितनी है 0.3, Q1 कितना है 2000, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 3/10 बेसिकली बनेगा इंटू 2000, तो ये एक जीरो तो इससे कट गया, तो 600 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 600 जूल है, इतनी सी भी कैलकुलेशन नहीं होगी ना तो कैलकुलेटर पे कर लेना। आगे A heat engine receives 1000 joule of heat, Q1 है 1000 joule of heat and rejects, और इतनी Q2 को इतना Q2 है 600 जूल, इसको रिजेक्ट कर दिया है। एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, फार्मूला लगा लो 1 - Q2/Q1, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा लेना, वेरी सिंपल। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है, ठीक है। कमेंट में भी नीचे बता दीजिएगा कि क्या आंसर आते हैं, बताते बतूते तुम कोई नहीं हो मगर बता दोगे तो अच्छी बात है जरा, ठीक है। आगे द एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। अगली बात, अब आ गई रेफ्रिजरेटर की बात। रेफ्रिजरेटर मैंने आपको बताया है, ये बुक की लाइनों के MCQ से एग्जैक्ट, आप बुक पहले पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा बुक का, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बेशक देख लेना। रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस, ये क्या काम करती है, फ्रिज वगैरह AC वगैरह क्या काम करते हैं, आपके जो बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, जो बॉडी का नहीं मतलब जिस भी जगह पे आपने इसको रेफ्रिजरेटर को रखा है या इसके अंदर कोई चीज रखी है, तो ये क्या काम करेगी, उसके टेम्परेचर को सराउंडिंग से लो करने का काम करती है। तो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बिलो द सराउंडिंग, सो इसका आंसर है ब्रावो। आगे ये किस प्रिंसिपल पे, क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ के ऊपर बेस करती है। आगे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कहता है अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, देखिए मेरी बात सुने, आप लोगों को अगर याद हो ना, यहाँ पे कोल्ड रेजरवायर था, ठीक है जी, ये कौन सा था, कोल्ड रेजरवायर, और इधर था एक हॉट रेजरवायर। तो अब की और यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस, यहाँ पर क्या होता था कि कोल्ड रेजरवायर से हीट जाती थी, हम उसको QC बोलते हैं, हीट इन इसको बोलते हैं, और इसमें एंटर होती है हीट QH, और यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क हम कर रहे हैं,
वहां पर हो रहा था, यहां पे वर्क डन हो, हम खुद कर रहे हैं एक्सटर्नल वर्क, तो इसका मतलब है QC प्लस W मिल के QH की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। तो रेफ्रिजरेटर में इंजन का रिवर्स काम हो रहा है। इंजन में QH से आती थी हीट, W और Q उसमें LTR में जाती थी, इसमें LTR से हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है और वर्क किया जा रहा है, और वो जा रही है हॉट रेजरवायर में। कोल्ड रेजरवायर से हीट हॉट रेजरवायर की तरफ जा रही है, और ये कब जा रही है? एक सूरत में जब हम एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो, इन रेफ्रिजरेटर हीट कहां से कहां पे जाती है? एब्जॉर्ब फ्रॉम कोल्ड रेजरवायर एंड रिलीज टू हॉट रेजरवायर। तो हीट यहां से ऊपर को जा रही है, तो एब्जॉर्ब फ्रॉम कोल्ड रेजरवायर एंड रिलीज टू हॉट रेजरवायर। इन रेफ्रिजरेटर वर्क बताओ ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और कहता बताओ इक्वेशन क्या होगी? मैं आपको बता चुका हूं, QH इज इक्वल टू QC प्लस W, QH इज इक्वल टू QC प्लस W, ये है। तो वर्क डन फिर किसके बराबर होगा? यहीं से निकाल लो, W इज इक्वल टू QH माइनस QC, तो W इज इक्वल टू QH माइनस QC, तो ये ऑप्शन बन जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है। इसके बाद एक टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हमारी बुक वाले ने E से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और ये बराबर होती है कोल्ड रेजरवायर प्लस डिवाइडेड बाय W की हीट, ये इसके बराबर होती है, तो QC ओवर W। और अब ये W भी हमने पढ़ा है, क्या आता है कि W किसके बराबर है? QH माइनस QC। ठीक है, तो ये भी इसका फार्मूला बनता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की ऑप्शन कौन सी बन रही है? QC ओवर W, ये वाली ऑप्शन बन रही है बराबर। उसके बाद कहते हैं अ बेटर रेफ्रिजरेटर इज वन। एक अच्छा रेफ्रिजरेटर वो होता है जो क्या काम करता है? रिमूव्स, बाकी पढ़े, रिमूव्स ग्रेटर हीट। कहते हैं जितना कम से कम वर्क हो और ज्यादा से ज्यादा हीट को वो रिमूव करे, वही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो रिमूव्स ग्रेटर हीट विद स्मॉलर इनपुट वर्क, यानी इनपुट वर्क वो इनपुट कम ले और हीट ज्यादा रिजेक्ट करेगा, मतलब सिस्टम में से इजेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? रिमूव करवाएगा। इसका मतलब है वो ज्यादा अच्छा रेफ्रिजरेटर है। आगे एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। पूरा लॉन्ग आपने पढ़ा होगा, डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, बेतरतीबी। तो जब आइस मेल्ट होती है तो अच्छे वाले मॉलिक्यूल तरतीब में थे, जब मेल्ट होती है कोई मॉलिक्यूल इधर कोई उधर, पार्टिकल थोड़े सेपरेट हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो एंट्रोपी के तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, तो एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। एंट्रोपी का जो यूनिट होता है, एंट्रोपी का जो फार्मूला है, पहले तो ये याद रखें, डेल्टा Q ओवर T है, मैं आपको बता चुका हूं। तो इसके यूनिट होंगे जूल पर केल्विन। तो एंट्रोपी का यूनिट वही है जो किसका था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का था। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, तो याद रखिएगा एंट्रोपी का जो यूनिट होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला ही होता है। और किस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती थी? एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो आ गया, देखो कौन सा प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी में चेंज नहीं आता? एडियाबैटिक प्रोसेस। और एंट्रोपी होती क्या है? मैं आपको बता चुका हूं, डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम होती है। और यूनिवर्स की एंट्रोपी डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, डिप्लेशन ऑफ द जोन, पावर जनरेशन सिस्टम्स, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी सिस्टम की हमारी जो यूनिवर्स है उसकी ओजोन की डिप्लेशन की वजह से, इसके अलावा जो जितने भी जनरेशन सिस्टम है जो पावर बिजली जनरेट कर रहे हैं उनकी वजह से भी, कोयल है वो भी तो देखे ना, को फ्यूल है, कोयल है, वो जलते हैं, तो उनसे भी तो हमारी यूनिवर्स के अंदर डिसऑर्डरनेस आ रहा है ना। सो ऑल ऑफ दीज आंसर बनेगा। चेंज इन एंट्रोपी इज मैक्सिमम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज, हाँ जी, चेंज इन एंट्रोपी उस वक्त मैक्सिमम होगा जब टेम्परेचर ऑफ द सोर्स जो होगा वो जारी बात है सिंक से ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर सोर्स का सिंक से ज्यादा होगा तो हीट फ्लो करेगी, और जब हीट फ्लो करेगी तो डिसऑर्डरनेस आएगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? फिर जीरो होगा, क्योंकि रिवर्सिबल में आप रीट्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब एंट्रोपी में चेंज नहीं आ रहा, तो चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होगी? फिर जीरो होगी। आगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी गिव्स क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेस के ऊपर है सारा का सारा। नेक्स्ट, इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस वेयर हीट फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम देयर इज ऑलवेज, जब भी सिस्टम में हीट किसी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो हमेशा उस सिस्टम में नेट एंट्रोपी हमेशा क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी। द जेट इंजन इन एयरक्राफ्ट कन्वर्ट्स, ये कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी। मेरे ख्याल ये आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, हीट इंजन। ये ना इसको एक बार यार बुक से अपना कन्फर्म कर लेना, मेरे पास इस वक्त। हाँ, जेट इंजन जो होता है कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी टू वर्क, ये बुक की लाइन है। ठीक है, तो अब इसमें जो, हालांकि ये केमिकल एनर्जी वगैरह भी थोड़ी बहुत बीच में बनती है, मगर ये इलेक्ट्रिकल तो नहीं है। खैर,
तो अब अगर बेस्ट आंसर है थर्मल एनर्जी टू वर्क, तो जेट इंजन जो होता है इन द एयरक्राफ्ट कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी इनटू वर्क, ये ऑप्शन याद रखिएगा। अच्छा, अब व्हेन यू शफल अ डेक इट यूजुअली बिकम्स डिसऑर्डर्ड बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी ताश के जो पत्ते होते हैं वो 52 जो होते हैं, ठीक है, टोटल कार्ड्स, कहते हैं जब आप उनको जो है ना शफल करते हैं तो इट यूजुअली बिकम्स डिसऑर्डर्ड। जारी बात आप देखते हैं कोई जो है ना वो क्या नाम है 2 कहीं पे है, 3 कहीं पे है, जैक कहीं पे है, ठीक है, क्वीन कहीं पे है, अब वो डिसऑर्डर्ड हो गए हैं। तो अब कहता है उसकी क्या वजह है? ऑर्डर्ड स्टेट्स आर इम्पॉसिबल, नहीं ये तो ऑप्शन नहीं बनती। ऑर्डर्ड स्टेट्स आर वेरी फ्यू कंपेयर टू डिसऑर्डर्ड वंस, ऐसा पॉसिबल है कि जो ऑर्डर्ड है वो कम हो गई हैं, जो डिसऑर्डर्ड है वो ज्यादा हो गई हैं। यानी जो पत्ते इकट्ठे थे वो अभी इकट्ठे नहीं रहे, कुछ 1-2 इकट्ठे हो सकते हैं मगर ज्यादा चेंज हो गए, इसका मतलब ये ऑप्शन बन सकती है। अच्छा, शफलिंग डिस्ट्रॉयज एनर्जी, भाई हमारे से क्या तल्लक है? कार्स लूज इंफॉर्मेशन, नहीं ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो बेस्ट इसका आंसर बन जाएगा वो ब्रावो बनेगा। नेक्स्ट कहते हैं ये जो टेंडेंसी ऑफ शफलिंग डेक टू बिकम मोर डिसऑर्डर्ड है, ये किसकी एग्जांपल है? देखें इसमें क्या हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, और चेंज जब एंट्रोपी इंक्रीज करती है, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है कि इंक्रीज कर रही है। और ये हमें कौन बताता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करती जाती है? ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस। अब ऑप्शन देखें, फोर्स अप्लाइड नहीं, नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट्स आ गई और माइक्रोस्कोपिक छोटे लेवल की अरेंजमेंट्स, तो ये बन सकती है। मैस ऑफ द सिस्टम, ये थोड़ी है, एंट्रोपी मैस थोड़ी बताती है। वर्क पर यूनिट हीट, नहीं ये भी नहीं है, एंट्रोपी में तो जूल पर केल्विन आता है, हीट पर यूनिट टेम्परेचर होता तो हम कहते हैं, तो हमारे पास आंसर बेस्ट क्या है? बीटा। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको भी बता के आ चुका हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा 0 होती है क्योंकि उसमें तब्दीली आ नहीं रही। रिवर्सिबल में तो वो रीट्रेस हो गया ना, सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ गया, तो एंट्रोपी चेंज 0 होगा। और एंट्रोपी बेसिकली एंट्रोपी चेंज यहाँ पे आए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, बट हम आमतौर पर इसको यही मानते हैं कि 0 है, ठीक है। चेंज 0 होता है बट हम एंट्रोपी ही उसको बोलते हैं, एंट्रोपी की जगह एंट्रोपी चेंज ही बोला जाता है, तो उसको हम 0 ही मानेंगे। ओके, तो लें जी, ये थे आप लोगों के MCQs चैप्टर नंबर 11 के। मुझे उम्मीद है, सॉरी चैप्टर 11 कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6 के, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के। मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी चीज़ें आपकी कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, या अगर आप एंट्री टेस्ट से भी तल्लक रखते हैं तो आपको मैक्सिमम MCQs ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जो बच्चे एंट्री टेस्ट वाले हैं स्पेशल, तो उनके लिए स्पेशल बाकायदा लेक्चर्स एंट्री टेस्ट के अलहदा से अवेलेबल है, वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द चैनल के ऊपर अपलोड भी होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसके PDF नोट्स के लिए मैंने जो WhatsApp नंबर यहाँ पर लिखा हुआ था नीचे आपको नजर आएगा, वहाँ पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको PDF नोट्स भी इसके प्रोवाइड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।